मैं रश्मि आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई लिखाई में स्वागत करती हूँ। सबसे पहला अनुरोध आप सभी से मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का है ताकि मेरा उत्साह बना रहे एवं मैं कुछ उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकूँ। आज का विषय है वाच्य। यह विषय बड़ा ही सरल एवं समझने में आसान है। हर विषय के कुछ मूल बिंदु होते हैं जो विषय को स्पष्ट करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगर मूल बिंदु की समझ स्पष्ट हो जाए तो सारा विषय जल्द पकड़ में आ जाता है। तो सबसे पहली चर्चा वाच्य के अर्थ की हो जाए। वाच्य शब्द का अर्थ है कथनीय, यानी जो बात कही जाए। वाक्य में जो बात कही जाती है उसका उद्देश्य कौन है, इस बात का निर्धारण वाच्य से होता है। अब मैं आपको यह बता दूं कि उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण इस वाक्य के उद्देश्य हैं। चलिए अब वाच्य की परिभाषा पर आते हैं। क्रिया के जिस स्वरूप से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान यानी कही गई बात का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। इस परिभाषा को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि वाक्य का उद्देश्य कौन है, अर्थात किसके विषय में कहा जा रहा है। उद्देश्य कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस आधार पर वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। अब एक एक करके इन पर दृष्टि डाली जाए और यह समझा जाए कि कौन सी विशेषता किसी वाक्य का वाच्य निर्धारण करती है। सबसे पहले हम आते हैं कर्तृवाच्य पर। कर्तृवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है। जैसे लड़का दौड़ता है, रानी ने सहेलियों को बुलाया इत्यादि। क्रिया का उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट रूप से करता है। वाक्य में लड़के तथा रानी के विषय में बात हो रही है, अतः ये वाक्य कर्तृवाच्य के अंतर्गत आएंगे। कर्मवाच्य की परिभाषा देखी जाए। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे जाना जाता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्म है। जैसे चिट्ठी भेजी गई, कपड़ा सिया जाता है इत्यादि। इस परिभाषा से एक बात और स्पष्ट होती है कि कर्मवाच्य में वाक्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, अर्थात कर्म के साथ होती है। कर्मवाच्य को समझने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि किन किन स्थितियों में कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। वे स्थितियां इस प्रकार है। पहली स्थिति, जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न हो। जैसे चोर पकड़ा गया है, आज हुक्म सुनाया जाएगा। यह लिखे बिना ही समझा जा सकता है कि चोर पकड़ने तथा हुक्म देने का कार्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा संपन्न किया गया है। कर्मवाच्य के प्रयोग की स्थितियां अत्यंत रोचक हैं। आगे देखिए, कानूनी भाषा और सरकारी दस्तावेजों में कर्मवाच्य का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता है। जैसे इत्तला दी जाती है, सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कर्ता सरकार या प्रशासन का लोप है। तीसरी स्थिति, जहाँ कार्य अपने आप हो गया हो, वहाँ कर्मवाच्य आता है। जैसे कांच का गिलास टूट गया। स्वाभाविक सी बात है कि किसी ने गिलास को तोड़ा, जिसे लिखा जाना आवश्यक नहीं है। यहाँ प्रधानता कांच के गिलास को दी गई है, उसका टूटना बताया गया है। चौथी स्थिति, असमर्थता के अर्थ में। जैसे हमसे तुम्हारी बात न सुनी जाएगी। पांचवा, अभिमान या अधिकार को प्रकट करने के लिए कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। जैसे यह फिर देखा जाएगा, नौकर बुलाए गए हैं इत्यादि। अतः एक नज़र में यह स्पष्टतः देखा जा सकता है कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है तथा वहाँ कर्ता का लोप हो सकता है, अर्थात कर्ता हो सकता है और कर्ता नहीं भी हो सकता है। आइए अब भाववाच्य की बात की जाए। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। जैसे राम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इन वाक्यों में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही अधिक प्रधान हो गई हैं। भाववाच्य का प्रयोग बहुधा अशक्तता के अर्थ में नहीं
के साथ किया जाता है, जैसे अब चला नहीं जाता, अब तो पहचाना भी नहीं जाता। भाववाच्य में जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता वहाँ मूलकर्ता सामान्य होता है, जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए इत्यादि। भाववाच्य का प्रयोग प्रस्ताव रखने के लिए, सुझाव या सलाह देने के लिए भी किया जाता है, जैसे पहले खा लिया जाए, उठो जरा घूमा जाए इत्यादि। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में रहती है। भाववाच्य की क्रियाओं को पहचानने में ये बातें बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। अतः वाच्य को समझने के लिए जिन अवधारणाओं को स्पष्ट होना आवश्यक है वह है उद्देश्य, सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया तथा वाक्य का अर्थ। इन बिंदुओं का स्पष्ट ज्ञान वाच्य समझने में सहायक होता है। अगली वीडियो में मैं आपको वाच्य का रूपांतरण बताऊंगी। धन्यवाद।